पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज के महाज खबरों के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाद सईद खान। जून 5 की दोपहर है इधर अमेरिका में, जून 5 की रात है पाकिस्तान हिंदुस्तान में, शाम है बरतानिया और यूरोप में, और बहुत सारी खबरें। इट्स अ वेरी वेरी स्पेसिफिकली हैवी न्यूज डे एंड इसलिए हम रश करेंगे थ्रू द न्यूज बिकॉज बहुत इंटरकनेक्टेड हैं, बहुत डेवलपमेंट्स हैं, कुछ कॉन्फर्मेशंस हैं, कुछ कॉन्फर्मेशंस नहीं है मगर ऑन द होराइजन है। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं वजाद सईद खान, न्यूयॉर्क सिटी से। ये हो चुका है, पेट्रन इन चीफ अब खान बन गया है पीटीआई का। क्या जरूरत है? व्हाट्स द पॉइंट? व्हाई इज दिस न्यू टाइटल नेसेसरी? खान ऑब्वियसली चेयरमैन नहीं बन सकते सियासत से, रादर पॉलिटिकल ऑफिस से उनको नाअहल अगले कुछ सालों के लिए किया हुआ है। इंशाल्लाह ही विल बाउंस बैक, बट द क्वेश्चन इज ये क्यों हो रहा है? ये एक ऐसा ही उन्वान है, हर एक को पता है खान जो है वो फाउंडर है पीटीआई का, हर एक को पता है खान सबसे बड़ा टाइगर है पीटीआई का, कायद है पीटीआई का। ये टाइटल रजिस्टर करने की पेट्रन इन चीफ की क्या जरूरत थी? टू थिंग्स। वन, खान ने खुद कहा है कि मैं जो तहरीक है उसको लीड कर रहा हूं जेल से। अब जो नई तहरीक है एहतजाजी, उस पर हमने बात की है। आई एम नॉट श्योर देयर इज गोइंग टू बी मच मोमेंटम इन इट, बट क्लियरली खान वांट्स मोमेंटम। इसलिए खान ने ये कहा है क्योंकि कल डीलिंग्स के लिए, लीनिंग्स के लिए, मीडिया के लिए खान ये क्लेम कर सकता है कि एज पेट्रन इन चीफ वो ये काम कर रहा है। खान को रोका नहीं जा सकता और टेक्निकली शायद एहतजाज को क्रश नहीं किया जा सकता, टेक्निकली स्पीकिंग। बट टेक्निकली तो पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें पॉसिबल है जो होती नहीं है। दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज है कि खान असर्ट रादर रीअसर्ट कर रहे हैं अपने आप को। शाहिद असलम साहब हैं, रिपोर्टर हैं, जाने माने हैं इस्लामाबाद के सर्किट में। इनकी ये ट्वीट है, इसमें कहा है कि खान की जब मुलाकात लास्ट वीक गौहर से, बैरिस्टर गौहर साहब से, तो खान ने बैरिस्टर गौहर को कहा कि अपना इस्तीफा दे दो। ये कल से खबर चल रही है। पीटीआई के कुछ जो ब्लॉगर्स हैं वो इस खबर को ज्यादा फरोग नहीं दे रहे, मगर शाहिद असलम की रेपुटेशन मार्केट में एज अ बिलीवेबल जर्नलिस्ट है। जब इन्होंने प्रो पीटीआई स्टोरीज की हैं तो बहुत पीटीआई वालों ने चलाई हैं। ये स्टोरी ज्यादा लोग शाहिद असलम की क्यों नहीं चला रहे मुझे समझ नहीं आ रही, मगर इसमें बेसिकली कहा है कि खान गौहर से मिला, खान ने कहा इस्तीफा दो, तुम बिल्कुल फारिग हो, तुमने पार्टी को सही लीड नहीं किया। गौहर ने कहा नहीं, एक तो गौहर शॉक में चला गया, बेहोश हो गया, और जब होश में आया तो गौहर ने कहा कि ये अच्छा वक्त नहीं है मुझे हटाने का, बिकॉज हमारे बहुत सारे केसेस हैं, पेंडिंग हैं, जिसमें मेरा नाम बहैसियत एक्टिंग चेयरपर्सन है, ये अच्छा वक्त नहीं होगा। तो खान ने अपना डिसीजन रिवर्स किया। जो भी है थिंग्स आर मेसी इन द पीटीआई। और कल इस पे मैंने बहुत तवील अपना इदारिया दिया है, और मेरा इदारिया उधर ही है कि पीटीआई और फौज दोनों को एक दूसरे के साथ लचक दिखानी होगी। एक जो जीरो सम गेम है माइनस इमरान का फौज का, और जो इमरान का जीरो सम गेम है कि बगैर फरवरी 8 के, बगैर 26वीं आईनी तरमीम को रोल बैक किए कुछ नहीं हो सकता। ये दोनों जो है जीरो सम गेम है, इससे किसी का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ उन लोगों का फायदा है जो इस वक्त पावर में गलत तरीके से आए हुए हैं। फॉर्म 45, फॉर्म 47 वालों का फायदा है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंटली, सिंध जो महाज, Sindh is a mess as usual. My hometown of Karachi is a total mess. 126 पकड़े गए हैं वो कैदी जो भाग गए थे, तकरीबन 250 निकले थे। इसका मतलब है 90 के करीब जो हैं गायब हैं। शुक्र है कि मोहसिन नकवी एंड कंपनी को थोड़ा सा टाइम मिला है हमें उठाने के अलावा, हमें मारने के अलावा, जर्नलिस्ट को सप्रेस करने के अलावा, पीटीआई के सोशल मीडिया वर्कर्स को तुनने के अलावा भी मोहसिन नकवी की एक ड्यूटी लगी है। ये जो कैदी हैं इनको पकड़ा जाए, पकड़े नहीं जा रहे। तकरीबन 100 बंदे अभी तक गायब हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में। हार्डन्ड क्रिमिनल्स गायब हैं। आई कांट बिलीव इट, बट ये हालात हैं और इनकी इमरजेंसी मीटिंग्स हो रही हैं। एंड टिपिकल जो नेपो बेबीज हैं, ओडो साहब और नकवी साहब, मतलब कि एक शायद इनके रिश्तेदार हैं, एक शायद दूसरी पार्टी के रिश्तेदार हैं, जो सिंध की जो पार्टी है। एंड दैट्स इट। जो आईजीज हैं, जो एसपीज हैं, जो कमिश्नर्स हैं, जो सेक्रेटरीज हैं, सब पीपीपी के हैं और सब जो हैं टू ब्लेम है। एंड दिस इज गोइंग टू बी रियली मेसी इन द कमिंग डेज। बट सम गुड न्यूज पाकिस्तान को ये मिल रहा है। क्या है ये?
یہ جناب جینز کی سٹوری ہے. پاکستان کو ایک FC-31 کا کم از کم ایک اسکواڈرن جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے پاکستان کی چین کے ساتھ. دس از ہیوج. FC-31 ایک اسٹیلتھ فائٹر ہے, ایک 5th جنریشن فائٹر ہے. انڈیا آلریڈی اپنے جو نیکسٹ اسٹیلتھ فائٹر ہے ڈیولپ کر رہا ہے, مگر انڈیا گھر پہ ڈیولپ کر رہا ہے, ہوم میں ڈیولپ کر رہا ہے, مگر 2032 تک کچھ نہیں ڈیولپ کر سکے گا. یہ گیم چینجر ہوگا. اس سے پاکستان کی ڈیٹرنس, پاکستان کی اسٹیلتھ, پاکستان کی جو ویپنز جو پلیٹ فارم کیپیسٹی ہے انہانس ہوگی. مگر مسئلہ یہ بہت مہنگا ہے. جو J-10 جس نے انڈین رفال گرائے تھے وہ تقریباً 25-30 ملین کا ایک جہاز ہے. یہ جو ہے FC-31 ہے تو اسٹیلتھ, ہے تو 5th جنریشن, ہے تو گیم چینجر, مگر مہنگا بہت ہے. تقریباً 80-85 ملین ڈالر کا ایک جہاز ہے. تو اس کا ایک اسکواڈرن جو ہے جس میں تقریباً 12 سے 16 جہاز ہوتے ہیں, 1.5 بلین ڈالر کا ہوگا. کیا پاکستان یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ پیسے کون دے گا؟ ہم دیں گے, آپ دیں گے, obviously ٹیکس والے ہی دیں گے جو دیتے ہیں بیچارے. بٹ this is happening and it's going to be a game changer. یہ story confirm ہے and it is blowing India up. Speaking of blowing India up, انڈیا کو تھوڑی سی مرچیں لگی ہوئی ہیں. یہ کال ہوئی ہے یہ جو دو بیچ میں شخص ہیں, پوٹن صاحب اور ٹرمپ صاحب کی, ان باقی دو بابوں کے بارے میں ان کی گپ لگی ہے. جو گورے بابے ہیں انہوں نے گپ لگائی ہے بھورے بابوں کے بارے میں. and this goes on to underscore India's biggest problem with Pakistan کہ ہائفنیٹ ہو گیا ہے. ان کی ویسے تو مذاکراتی کال ہوئی ٹرمپ کی اور پوٹن کی, مگر اس میں انڈیا اور پاکستان کا بھی مینشن کیا گیا. یہ اب اور کامن ہونے لگ گیا ہے. انڈیا اور پاکستان کو ساتھ ہائفنیٹ کر کے جو کامنالٹی ہے وہ کافی کلیئر ہو چکی ہے, اور یہ جو ہائفنیشن ہے یہ ان کو بیچاروں کو مہنگی پڑ رہی ہے, ہندوستانیوں کو. اسپیکنگ آف مہنگی پڑ رہی ہے, پاکستان کے فارم 45 کے وزیر اعظم صاحب نے I'm sorry, I will have to keep on reminding people that Shehbaz Sharif is not duly elected. وہ جتنے بھی باتیں صحیح بھی کریں اور کرتے ہیں کبھی کبھی غلطی سے, مگر وہ غلط کریں گے یا صحیح کریں گے, میں نے تو ریمائنڈ کروانا ہے کہ فارم 45 کے اینی ویز فارم 45 کے وزیر اعظم صاحب نے بڑا ٹرمپ صاحب کی جے کی ہے, ٹرمپ صاحب کی بہت تعریف کی ہے, ٹرمپ صاحب کو مین آف پیس کہا ہے. یہ لمبا چوڑا ان کا ویڈیو ہے, تھوڑا سا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہتے کیا ہے, مگر ساتھ ساتھ یہ اسٹریٹجی کیا ہے, چال کیا ہے, کیوں کر رہا ہے پاکستان یہ امریکہ کے ساتھ, کیوں اتنی جسے لاہور کی زبان میں کہتے ہیں ٹی سی کر رہا ہے. What's happening? And let me now, ladies and gentlemen, come up with my concluding remarks on this issue. President Trump has shown beyond any ray of doubt and imagination that he's a man for peace. He's a man for promoting peace and beneficial business deals. He's a man who's against escalation. He's a man who's against cold war and hot war. He's a man who wants humanity to live in tranquility, to contribute its might towards promotion of progress and prosperity, not in one particular region, but globally. And that is manifested in his statements recently, over the last few weeks, where he has openly stated that he advised both India and Pakistan to trade for trade, investments, and give up war and de-escalate. Ladies and gentlemen, I would like to comment and appreciate this outstanding contribution of President Trump to bring ceasefire in this region. اچھا, ایک تو بھائی ایک چیز تو آج مان لیتے ہیں اور یہ بولنا ضروری ہے, credit where it's due. Shehbaz Sharif makes a slightly better orator than his brother. ان کے جو بھائی تھے ان کو تو چٹھیوں پڑھ کے مطلب embarrassing تھے, مگر شہباز شریف سنبھال لیتا ہے مائک. He doesn't have Benazir's charm, he doesn't have Imran's confidence, مگر ٹھیک ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب کام کر دیتا ہے. مگر یہ ہو کیوں رہا ہے؟ Why is Shehbaz Sharif all over the Americans and why are the Americans all over Shehbaz Sharif? 2-3 ایسپیکٹس ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں. ایک تو انہوں نے ٹرمپ کو بہت جے کرنی ہے, ٹرمپ کو اپنی جے پسند ہے, اور ٹرمپ کی جے جو ہے وہ کس لیے ہو رہی ہے؟ وہ شاید وہ کرپٹو کمپنی کی وجہ سے ہو رہی ہے, جس میں اس کا بیٹا اور اس کے دوست پارٹنرز ہیں جس سے یہ بات چیت کر رہے ہیں. وہ شاید اس لیے ہو رہی ہے کہ ٹرمپ صاحب نے پاکستان کو ویسے تو بین کرنا تھا ان 12 ممالک میں جن کی آج فہرست آئی ہے, مگر پاکستان بین نہیں ہوا, اللہ کا شکر ہے. یس, افغانستان
بین ہو گیا, لیبیا بین ہو گیا, ایریٹریا بین ہو گیا, ایکویٹوریل گینی بین ہو گیا, صومالیہ بین ہو گیا, سوڈان, یمن, میانمار, چیڈ, کانگو بین ہو گیا, ترکمنستان, وینزویلا, برونڈی, کیوبا, لاؤس, سیئرا لیون, ٹوگو ریسٹرکٹ ہو گئے. مگر پاکستان بین ایک تو نہیں ہوا. تو پاکستان نے اپنی جیسے بھی ترلے کر کے ٹرمپ صاحب کی جیسے انہوں نے کیے ہیں, چھوٹے میاں صاحب کی بات امریکیوں نے سن لیا اور ریسیپروکیٹ بھی کر رہے ہیں. دس از ویری ویری کریٹیکل کہ پاکستان جو ہے اسے پتہ چل گیا کہ ٹرمپ کو خوش کیسے رکھنا ہے. مگر دس از ناٹ ون سائڈڈ. دوسری طرف اسی کانفرنس میں نیٹلی بیکر جو آپ کی آج کل امریکی امبیسڈر تو نہیں مگر چارج دی افیئرز ہیں, بیسکلی آپ کہہ سکتے ہیں پلیس ہولڈر امبیسڈر ہیں, عارضی جو ہیں امبیسڈر ہیں, ایکٹنگ جو ہیں وہ آنوائے ہیں. انہوں نے بڑی تعریف کی ہے پاکستان کی. اور پاکستان کی تعریف کیسے کی ہے؟ یہ نہیں کہ پاکستان میں عام اچھے ہیں اور پاکستان میں کام اچھے ہیں, یہ نہیں کہا کہ پاکستان بڑا سلجھاوا ملک ہے. پاکستان کی لیڈرشپ بڑی سلجھی ہوئی ہے اور اس نے بڑی زبردست طریقے سے بڑے تحمل سے پاکستان کی لیڈرشپ نے بروکر کروایا ہے سیز فائر. یہ کہانی کدھر چھپی ہے؟ عرب نیوز میں یہ کہانی چھپی ہے, اور کہ نیٹلی بیکر صاحبہ جو ہیں وہ تعریفوں کے پل باندھ رہی ہیں پاکستان کی لیڈرشپ کے لیے. دس از ویری اسٹرینج. پاکستان کی لیڈرشپ ایک دم ٹرمپ کو اچھی کیوں لگنے لگ گئی ہے؟ پچھلے 2-3 ہفتوں میں جب سے سیز فائر ٹرمپ نے کروایا ہے, پاکستان بریلینٹ, پاکستان بریو لیڈرشپ, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ واٹس دا ڈیل؟ Now we are hearing that there may be something brewing, کیونکہ اب پچھلے 24 گھنٹوں سے انکنفرم رپورٹس آ رہی ہیں کہ عاصم منیر صاحب ادھر 12, 13, 14 کو آنے والے ہیں. یہ انکنفرم رپورٹس ہیں, یہ میری کہانی نہیں ہے, میرے سرکٹ پہ نہیں ہے, میں نے ابھی تک یہ چارٹ پک نہیں کیا. مگر اگر عاصم منیر صاحب ادھر آ رہے ہیں اپنا 5واں ستارہ لگا کے مودی سے پہلے, اس مودی سے پہلے جس مودی کو G7 کی اگلی سمٹ سے ڈس انوائٹ ہو گیا ہے, اس مودی سے پہلے اگر عاصم منیر آ رہے ہیں 12, 13, 14 تو کلیئرلی کوئی بڑی ڈیل پائپ لائن میں ہے. اور جو مجھے سمجھ آ رہی ہے دس از اباؤٹ دا منرلز. کرپٹو کم, منرلز زیادہ, جو ڈیل ہے جو پاکستانی دے رہے ہیں. مگر آبویسلی عاصم منیر صرف اپنی منرلز کی ڈیل کرنے نہیں آئیں گے, وہ تو امریکیوں کا موقف ہوگا, because that's how Trump thinks. He's very transactional. That's his right. He's duly elected here. What is Asim Munir's game going to be? And if Asim Munir gets the blessings, gets the ashirwad of the Americans, if he does come, یہ بہت بڑا if ہے, بہت بڑا اگر وہ آئے تو پھر ٹرمپ ان سے مل کے یا پاکستان کے یا مطلب امریکہ کے دیگر جو سفارتکار ہیں, پراببلی عاصم منیر پیٹر ہیکسٹ سے ملیں گے جو ڈیفنس سیکٹری ہیں, پراببلی عاصم منیر مارکو روبیو سے ملیں گے, پراببلی عاصم منیر شاید نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی مارکو روبیو ہیں, ان سے ملیں. I'm not sure کہ ٹرمپ سے ملیں گے, but he does have a 5th star, and if he has a 5th star, what does that qualify for 5-star treatment at the Trump Tower? I don't know, but something is definitely happening. How and why and when, we're not sure. مگر again 3 چیزیں. 1, پاکستان پہ ٹریول بین لگنا تھا, نہیں لگا. 2, یہ جو خادم اعلیٰ ہیں انہوں نے تو ایسی مطلب پالش کی ہے کہ وہ واشنگٹن تک اسلام آباد سے نظر آ رہی ہے. اور 3, خود بھی امریکی کہہ رہے ہیں کہ گیم آن ہے. مگر جدھر گیم آن ہوتا ہے ادھر پاکستانی جو ہیں اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑی مارتے ہیں. خواجہ آصف صاحب کو بہت شوق ہے خبروں میں آنے کا, فار آل دا رانگ ریزنز. آپریشن سندور سے پہلے جو ہفتہ 10 دن جو انڈیا بکواس کر رہا تھا, تھریٹنس کر رہا تھا, انسٹیٹ کے چیزوں کو کام کریں, امبیرس کیا تھا انہوں نے پاکستان کو, گیپس کیے تھے, بہت الٹے سیدھے انٹرویوز دیے تھے, ایڈمیشنز کی تھیں جو آج بھی گلوبل پریس میں چل رہی ہیں. اب انہوں نے ایک اور یقی ماری ہے. یہ جو بات میں سنانے والا ہوں آپ کو, یہ پہلے تو آپ سنیں اور پھر یہ بھی سنیں کہ یہ سب بکواس ہے, کیونکہ پاکستان کے فورن آفس نے پاکستان کی ڈیفنس منسٹر کے بارے میں کہا ہے کہ یہ سچ نہیں ہے. مگر ڈیفنس منسٹر کیا رہا ہے؟ کیوں خواجہ آصف صبح اٹھ کے کون سی کھیت کے مولی کے پراٹھے کھاتا ہے جس سے یہ ایسی باتیں کرتا ہے؟
pretty serious. Listen in. अहम तरीन खबर ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने शिमला मुआहिदा खत्म करने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से शिमला मुआहिदा खत्म हो गया है, कंट्रोल लाइन दोबारा से सीज फायर लाइन बन गई है। उन्होंने कहा कि हम 1948 वाली पोजीशन पर वापस आ गए हैं। जियो न्यूज से गुफ्तगू में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शिमला मुआहिदा दो मुमालिक के दरमियान है, इसमें वर्ल्ड बैंक या कोई तीसरा फरीक नहीं है। Unbelievable. Probably a casual conversation, probably not very well put together because he is ranging in on senility. And I'm not blaming Gio. Gio ने जो बात की होगी वो चला दी होगी कि, मगर ये एक चीज समझ आए, अगर पाकिस्तान ने शिमला मुआहिदा खत्म करना होता तो इस बाबे की जवाब नहीं लगाता। अभी तक अगर पिछले 2-3 हफ्तों में अगर पाकिस्तान ने कुछ क्लेम कर सकता है वो किया है कि सफारतकारी हमारी ठीक ठाक है। इधर जो बिलावल एंड कंपनी कर रहे हैं, जैसे भी है बिलावल एंड कंपनी काम कर रहे हैं, उधर जो हमारे बाबुओं ने काम किया है, बाबुओं ने रादर सफारतकार जो है हमारे फॉरेन ऑफिस ने ठीक ठाक काम किया है। मगर दिस गाय रियली हैज टू गो। मेरी रिकमेंडेशन है, GHQ में जो भी कठपुतलियां चलाने वाले बैठे हुए हैं, स्पेशली DGC साहब जो बैठे हुए हैं, यार इसको आप फारिग करें, कोई वापडा शापडा की इसकी नौकरी लगवाएं, इसकी उससे ज्यादा औकात नहीं है। ही इज डन। दिस इज एम्बैरेसिंग, क्योंकि ये चीजें पिकअप होती हैं इंटरनेशनल प्रेस में, और इंटरनेशनल प्रेस को ये नहीं पता कि ख्वाजा आसिफ जो है वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस नहीं है, मिनिस्टर ऑफ सेल्फ डिफेंस है, बेसिकली फारिग आदमी है। तो आपके ऊपर हमें ये भी पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कोई काम ही नहीं होता। उनका काम खाली आपका जो भी आप अप्रूवल मांगते हैं उसको साइन करके आगे प्राइम मिनिस्टर हाउस को भेजना होता है। किसी काबिल बंदे को लगाएं, इसको कहें कि बैठ जाए, जाके ये मुंशी था शरीफों का, इसे कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री में कोई छोटी मोटी नौकरी दे दें, कोई स्टेट मिनिस्टर लगा दें। ही इज डन, ही इज पास्ट हिज प्राइम, यू आर ओवर एंड यू आर एम्बैरेसिंग। गो होम, स्टे देयर। स्पीकिंग ऑफ गोइंग होम, रादर गोइंग बिग, हिंदुस्तानियों को बेचारों को बहुत आज तकलीफ हुई है। इधर न्यूयॉर्क से बहुत बड़ी खबर है कि जो UNSC की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल जो है, उसमें जो काउंटर टेररिज्म का पैनल है, जी दहशतगर्दी के खिलाफ जो मुल्क बात करते हैं, पॉलिसियां बनाते हैं, उनका पाकिस्तान वाइस प्रेसिडेंट बन गया है, वाइस चेयर बन गया है। और जो सैंक्शंस कमेटी है उस पे पाकिस्तान गालिबन लीड करेगा। ये हिंदुस्तानी मीडिया तो पागल हो गया है और पाकिस्तान के बारे में कह रहा है कि ये खुद हेडलाइन देख लें, अमेड इंडिया इज बिड टू फिक्स टू ओनर्स फॉर पहलगाम, पाकिस्तान मेड वाइस चेयर ऑफ UNSC काउंटर टेररिज्म पैनल। मतलब कि जब हम पाकिस्तान के बारे में कह रहे थे, मतलब ये लोग हिंदुस्तानी कह रहे थे कि पाकिस्तान बहुत बड़ा दहशतगर्द है, हम आईफोन एक्सपोर्ट करते हैं, टेरर एक्सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान ने जाके ये छक्का मार दिया है दुनिया के सबसे बड़े सिक्योरिटी फोरम पे। दिस क्लियरली गोज ऑन टू शो टू माय पॉइंट कि पाकिस्तानी सफारतकार ठीक ठाक आजकल काम कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जिसपे अब अमेरिका में भी नोटिस होने लग गया। जैसे वॉशिंगटन पोस्ट की ये स्टोरी है, इंपॉर्टेंट स्टोरी है, लगा दूंगा ये सब बाय द वे स्टोरीज, अगर आप चाहें तो मैं लिंक पे लगा दूंगा, आप खुद भी आप ढूंढ सकते हैं गूगल पे, स्क्रीनशॉट लेके देखें, वॉशिंगटन पोस्ट डालें। हर चीज जरूरी नहीं है कि मैं ही डालूं, आप भी डाला करें, थोड़ा सा खुद भी मेहनत किया करें। एनीवेज, वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी है, अफगानिस्तान पाकिस्तान में टाइज, चाइना कुड बी द रियल विनर। ये हमारा तज्जिया 3-4 हफ्तों से चल रहा है, हम बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं, शायद वाहिद चैनल है जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जिन दिनों में लड़ाई हो रही थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मीटिंग्स काबुल में और बीजिंग में चीनी करवा रहे थे, सरबराही कर रहे थे। एक डील दी है चीनियों ने अफगानियों को जो पाकिस्तानी नहीं दे सकते थे। डील ये दी है कि यार हम जो पाकिस्तान में जो सीपैक चला रहे हैं ना, जिसको तुम्हारे जो तालिबान है, जो पाकिस्तानी तालिबान है, जो तुम्हारे कजन है, जो तुम्हारे हाथ पे अमीर पे बैठ लेते हैं, और उसको अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान की। इस वजह से पाकिस्तान और हमारी दोनों जो प्रोजेक्ट्स हैं डिले हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, सड़ रहे हैं। ऐसा करो, तुम भी थोड़ा सा सीपैक ले लो और इस बॉर्डर को, इस एरिया को, और अपने तो तुम्हारे जो जाहिल TTP वाले कजन हैं उनको कंट्रोल करो। तो अपने जाहिल कजनों को कंट्रोल करने का बेसिकली इन्होंने इनको ऑफर दी है और कैरेट दी है। पाकिस्तान ने स्टिक दी है। स्टिक कैसे पाकिस्तान ने दी? 1-2 बार पिछले 1-2 सालों में पाकिस्तान ने बॉम्बिंग्स भी की उधर
इनके बंदे शंदे भी खड़काए, इनके बंदे निकलवाए भी, तो पाकिस्तान काफी सख्त हुआ है अफगानिस्तान के साथ। मगर अब चाइना थोड़ा नरम हो गया है अफगानिस्तान के साथ, और ऐसे वक्त पे हुआ है जब हिंदुस्तानी जो हैं वो चाह रहे हैं कि तालिबान इनसे इन टच रहे, उनके कंट्रोल में रहे। आपको पता नहीं याद हो या ना याद हो, हमें याद है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया, ऑपरेशन बुनियाद मसूस हो गया, सीज फायर हो गया, वो सीज फायर जो हिंदुस्तानी अभी तक नहीं मानते, मगर अभी थोड़ी देर पहले ही जैसे हमने आपको बताया कि हम पाकिस्तान में अमरीकी जो सफीर है वो कह रही हैं कि सीज फायर हुआ है, हमने करवाया और खुश हैं हम कि पाकिस्तान के साथ करवाया है। बट एनीवेज, सीज फायर के कुछ ही दिनों बाद, 2 या 3 दिन बाद, जो एस जयशंकर हैं, जो अभी तक अपने मुल्क से बाहर नहीं निकल सके क्योंकि उनकी नाक इतनी कटी है ऑपरेशन सिंदूर में, बिल्कुल इंडिया जो था वो आइसोलेटेड था, पाकिस्तान नहीं था, उन्होंने फोन किया तालिबान को, अफगानियों को फोन किया है जयशंकर ने, मुत्तकी से बात की है जो अफगानियों का फॉरेन मिनिस्टर है। यार तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा क्या काम है? अभी अभी जंग तुम्हारी खत्म हुई है, जाके अपने जहाज गिनो जो तुम अभी तक एडमिट नहीं कर रहे थे 2-4 दिन पहले तक। तुम्हारा क्या काम है कि मुत्तकी को जाके फोन करो? द इंडियन इंग्रेस विद द तालिबान, जो मैं रिपोर्ट करता आ रहा हूं पिछले 2-3 साल से, आहिस्ता आहिस्ता स्टैगर कर रहे हैं। उधर एम्बेसी भी अब ये एम्बेसी तो नहीं मगर आप कह सकते हैं काउंसुलेट टाइप एक लिस्टिंग पोस्ट जो होगी ऑब्वियसली वो भी बना रहे हैं। तो द इंडियंस आर बैक इन अफगानिस्तान, और इसलिए चाइना भी एक्शन में आया है क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान से डायरेक्टली बात सही तरीके से तमीज से नहीं करता। तो पाकिस्तान ने इंटरेस्टिंग सफारतकारी की है, सालिस बना के इनको अपने साथ किया है। ये तो हिंदुस्तान के 2-3 मसले हैं, मगर मुझे आज एक जो चीज अच्छी लगी हिंदुस्तान के बारे में, वो ये लगी कि हिंदुस्तान के लिए हमारा हम कहते थे कि एक जमाने में पैरिटी थी, एक जमाने में पैरिटी नहीं थी, फिर वो आगे निकल गए, बहुत सारे तरीकों से आगे निकल गए हिंदुस्तानी हमसे। दैट्स फाइन, दैट्स ओके, विल कैच अप। ये ऊंच नीच होती रहती है, हमें भिखारी कह के कुछ फायदा नहीं है। 20 साल पहले तक जब इनके रिफॉर्म्स नहीं थे, ये भी हमारी वाली हालत में थे, हमारे भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं, विल इवेंचुअली कैच अप। ये जैसे फॉर एग्जांपल देखें आप, ये आज हमारी बुल रन हुई है, इनकी मार्केट वैसे परफॉर्म नहीं कर रही जैसे हमारी कर रही है। हमारी मार्केट ने, स्टॉक मार्केट ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 122,000 जो है क्रॉस कर गई है, व्हिच मींस whether you like it or not, and I'm sorry to say, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि इमरान खान के ऊपर सोग मनाना जो है परपेचुअली हमें करना पड़ेगा। नहीं, हम सोग नहीं मनाएंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम इंतशार से दूर रहेंगे, हम तनकीद करेंगे, मगर हम सोग नहीं मना सकते क्योंकि वाकई ही हम आगे चल रहे हैं। और अगर आगे चल रहे हैं तो अगर सही तरीके से चलें, हम यही कह सकते हैं कि सही तरीके से चलें, इंक्लूसिव तरीके से चलें, हर एक दूसरे को साथ लेके चले, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे हमने हिंदुस्तान के साथ एशियन गेम्स में किया है, जब मेरिट पे आप चलते हैं तो ये होता है। ये हमारे 64 ईयर ओल्ड ने, ये हमारी वो टीम है जिसने मेडल जीते हैं, मगर हमारे एक 64 साल के एथलीट ने, जो लेफ्ट पे हैं आपकी स्क्रीन पे, एक 64 साल के एथलीट ने जिनका नाम मोहम्मद शहजाद है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मोहम्मद शहजाद साहब ने इंडोर रोइंग में उड़ा के रख दिया है अपने हिंदुस्तानी हरीफ को। दिस इज एन इनक्रेडिबल डे एशियन गेम्स में पाकिस्तान के लिए, और इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान का एक 64 साल का बाबा भी, जी एक 64 साल का बाबा भी पाकिस्तान के लिए, दिस इज मोहम्मद शहजाद, एक 64 साल का बाबा भी। और बाबा मैं बहुत प्यार और मोहब्बत से कह रहा हूँ मोहम्मद शहजाद साहब को। A 64-year-old senior is enough to take on the Indians. हुआ क्या इस रेस में? Let's watch. It's an amazing race to watch. It's very inspiring. मेरे लिए कम से कम बहुत inspiring है कि इस किस्म की एथलेटिक फिटनेस अभी तक पाकिस्तान में हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं करते हैं। Let's watch. Representing India, James. And from Pakistan, Muhammad. Attention. Of Maleo 2025 Asian Rowing Indoor Championships. It's the Masters 60 plus on the field at the moment, and we've got Pakistan leading the race for the Masters men 60. From Songboon in the lead for the Masters women. Let's see, Tamchanok in the lead for the Masters women, and we've got over 60. We've got Pakistan leading, India in second, Thailand and Udom Look from Thailand leading Chan and Mark from Singapore. Mark now dropping down to the last position there. Line, we've got Muhammad and James fighting hard to the top with 6 seconds between them.
Udumluk and Somkwan, 2 seconds between them, but Somkwan and Chan with next to nothing between them. It's excitingly close as we've got Chan from Korea now taking the lead in the lightweight division. Back at the normal division, 50 meters less. Mohammed keeping his pace, and he's going to make it. Let's see what's going to happen in the lightweight division as Chan, Udumsuk, Somluk, and Mark fights it out. 2 seconds between those two. Very, very close as Chan. Second and third. Fourth position, we've got and then take a roller. Oh, I'm really sorry about the cringe song. But this is amazing. The fact that a 64-year-old Pakistani can beat an Indian goes on to say that we really still can do it. जब आप मेरिट पे चलें और ये मेरिट पे ये टीम ऑब्वियसली जो रोइंग की टीम है ये चूज हुई थी तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है. और मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है क्योंकि अभी मैंने भी महीना डेढ़ पहले रोइंग मशीन लिया, अभी तक मैंने उसे चलाया नहीं है, बस पड़ी हुई है मेरे कमरे में, सड़ रही है, उसे भी मैं चलाता हूँ ताकि शायद मैं भी कुछ अपनी ओल्ड एज में कर सकूं. शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें. और अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो ये समझ लें कि हमारा 64 साल का बाबा भी आपके लिए काफी है. तो एनीवेज, टॉक टू यू सून, वेरी वेरी सून. पाकिस्तान जिंदाबाद.